चलें जी। मैंने तो पहले ही कहा जिन्होंने पीनी है तो वो मुझे ना बताएं, अपनी अपनी बना के पिएं, ठीक है। पर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटे, आपको पता ही है मेरे ना गले का बहुत मसला है। मेरा गला बार बार ख़राब हो जाता है और जब गला ख़राब होता है तो नज़ला ज़ुकाम और जो है ना फ्लू वगैरह हो जाता है। जी आज टेस्ट डिस्कशन करेंगे बच्चों। कल का टेस्ट बताएं कैसा रहा, मज़ा आया कल का एफएलपी दे के? एफएलपी तो नहीं था कल, जो है ना मेरा ख्याल है आप लोगों का रिवीजन टेस्ट था। तो कैसा रहा बच्चों? सर आपको टॉन्सिलाइटिस है? जी बेटे मुझे टॉन्सिलाइटिस बचपन से था, फिर मैंने टॉन्सिलेक्टमी करवा ली। टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं टॉन्सिल निकलवा दी, ऑपरेशन करा दिया, लेकिन मसला नहीं हल हुआ। फिर भी कितना टाइम था बेटे? जो कम टाइम वाले लोग हैं ये बताएं कितना टाइम था, बताएंगे टाइम कितना था? कम टाइम तो नहीं था बेटे, जितना टाइम आप वो कल के टेस्ट में दिया है। लिम्फॉइड मैस ख़राब है नहीं बेटे, ठीक है, लेकिन ये टॉन्सिल्स जो है ना इनमें मसला है। 25 मिनट बहुत हैं। सर मेरी बात सुन लें काइंडली। जी बेटे सुनाए, आपने कोई बात सुनाई नहीं है मुझे। जी बेटे सुनाए। सर आसान था बट मेरा टेस्ट खुद ही सबमिट हो गया। ओहो, आपसे क्लिक हो गया होगा या कोई कीबोर्ड का बटन दब गया होगा। 40 MCQ के लिए 25 मिनट बहुत हैं, बहुत हैं, ठीक है। 30 के लिए 25 और 40 के लिए 25। वो इसलिए, ये क्या बात हुई? आप मुझे ऐसे कहेंगे ये क्या बात हुई? 30 के लिए 25 ज़्यादा है, 30 के लिए 15 होने चाहिए या 20 होने चाहिए, ठीक है। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऐसे, आपको ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए ये क्या बात हुई। आप पूछ सकते हैं कि सर इतना टाइम क्यों दिया, तो मैं बता रहा हूँ कि 30 MCQs के लिए टाइम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट मैं कहता हूँ बहुत है। तो बेटे आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने कौन सा एफएससी के पेपर देने हैं? आप डॉक्टर डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए, नहीं बेटे मेरी मर्जी नहीं है, मैंने कौन सा बनना है डॉक्टर? क्यों बच्चे मुझे ईमानदारी से बताएं, डॉक्टर मैंने बनना है आपने बनना है? मैं तो बन गया साइंटिस्ट, ठीक है, इंशाल्लाह मैंने पीएचडी भी कर लेनी है। अब आपने बनना है ना, तो हमें बेस्ट डिसीजन लेने होते हैं आपके लिए, ताकि आप ये ना कहें कि हमें तो ज़्यादा टाइम देता रहा, हमारे कम टाइम की प्रैक्टिस नहीं हुई। ये मैंने कल का टेस्ट रखवाया ही आपकी प्रैक्टिस के लिए था और आप मुझ पर ही एतराज़ कर रहे हैं। चलें सर, आपका टेस्ट आपकी मर्जी, इट्स नॉट फेयर बेटे। सर ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन नहीं थे, जस्ट उसके आंसर अवेलेबल थे। टेस्ट इजी था सर, ये प्रॉब्लम डेली होता है मेरे साथ बहुत, कोई टीचर सॉल्व नहीं करता। बेटे आप मैनेजर से क्यों नहीं रब्ता करते? ये तो मैनेजर वाली प्रॉब्लम है। वैसे मेरी स्पीड तेज़ हो गई जी बेटे, और होनी चाहिए, लेकिन मुझे आपके कमेंट्स पसंद नहीं आए, ठीक है। पीएचडी करके भी तो डॉक्टर बन जाना जी बेटे, वो दूसरा डॉक्टर है, ठीक है। जी बेटे डॉक्टर्स आप लोगों ने बनना है, आप लोगों की प्रैक्टिस हमने करवानी है, और अगर हम प्रैक्टिस करवाएं तो आप इतराज़ करते हैं बेटे, ये तो फिर बुरी बात नहीं है ना। सर बहुत हेल्पफुल हुआ बेटे, और किस किस को हेल्पफुल हुआ? सर आप डॉक्टर ऑफ बायोलॉजी, जी बिल्कुल रमेश डॉक्टर ऑफ बायोलॉजी तो हैं। हाँ जी, और किस किस को हेल्प हुआ कि आपकी रिवीजन हो गई चैप्टर नंबर 6 से 18 की? हाँ जी, और किस किस की हेल्प हुई थी? हाँ जी, सबकी हुई होगी हेल्प, ठीक है। यस सर रिवीजन हो गई। नहीं बेटे आपको पता है ना सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज बायो में ही आने हैं, ठीक है। एक्चुअली हर चीज़ प्लानिंग होती है। जिसने 6 चैप्टर रिवाइज करके टेस्ट दिया होगा ना, तो उसकी तो अच्छी तरह जो है ना वो रिवीजन होगी। जिसने नहीं रिवाइज किया फिर उसकी अल्लाह भला करे। सर टाइम का इशू नहीं होना चाहिए किसी को, जी बिल्कुल किसी भी चीज़ का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर आई ट्राइड, मैंने सेकेंड ईयर के चैप्टर तैयार किए थे, आई गॉट 25। वेरी गुड बेटे, फर्स्ट ईयर के भी कर लें, ठीक है।
मैं कल किसी वजह से टेस्ट नहीं दे के, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो बेटे आप क्या करें, आप आप रिवीजन कर लें, ठीक है। चलें, मैनेजमेंट स्टाफ यहाँ पे जो है ना बुरे बुरे काम कर रहा है, अल्लाह इनको हिदायत दे। बहुत अच्छी हेल्प भी होने चाहिए करेक्टर। जी बेटे होते रहेंगे, आप टेंशन न लें, ठीक है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ एक टेस्ट आपका मंडे को भी रख दूँ। ये मंडे को तो बायो वाला दिन नहीं है, जिस दिन बायो वाला दिन होगा ना उस दिन मैं आपका एक और टेस्ट। आप भी ट्रिप पे जा रहे नहीं बेटे, मैं ट्रिप पे नहीं जा रहा, मेरी तबीयत नहीं ठीक। चलें फिर टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करें। हमारे कल के भी कुछ एमसीक्यूज बचे हुए थे, तो पहले आप पुराना जो टेस्ट था हमारा वो निकालें, फिर हम जो है ना एफएलपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी, फिर हम जो है ना कल वाला टेस्ट डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे ना, वो वाला एमसी जो है ना वो वाला निकाल लें चैप्टर जल्दी से। सर आपकी जगह मैं, जी बिल्कुल बेटे मेरी जगह आप जा सकते हैं। सर नेक्स्ट में जब नेक्स्ट आएगा तो बता दूंगा बेटे, इतने एडवांस क्यों होते हैं आप लोग। बेटे जब क्रैक लूँगा तब बता दूंगा, मैं एडवांस नहीं करता, मैं जब काम करना हो तो उसी टाइम बात करेंगे, ठीक है। सर आपको मेरी बात नहीं बेटे बुरी नहीं लगती, मैं आपको पता ना तरबियत करने के लिए कहता हूँ। जब भी आप कोई अपनी बात बताते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तो सलीके से बताना चाहिए, ताकि पता चले कि भाई आप लोगों की जो है ना वो तैयारी हुई है। रमीज़ इग्नोर करो क्रैक को, जब होगा तब बताऊँगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो कल एमसीक्यू था, कल जो मैंने आपको 20 एमसीक्यू जल्दी डिस्कस करवाए थे, उसमें से अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना तो जल्दी से पूछ लें। अरे अब स्टूडेंट्स, किसी ने क्वेश्चन पूछना, कल मैंने आपको 20 एमसीक्यू डिस्कस करवाए थे, 31वें से मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ। कोई पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आपको आगे से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ले बच्चों 21वां एमसीक्यू है जी आपका परसों वाले टेस्ट का, ठीक है। जी सर मैं समझ, अच्छा जी, जी बेटे भले के लिए सोचना, अगर हम भले के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, ठीक है। हम नहीं सोच रहे ना भले के लिए। ले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, ये परसों वाला टेस्ट है जो एफएलपी हुआ था ना आपका, वो वाला मैं डिस्कस कर लूँ क्योंकि उसके कल एमसीक्यूज बच गए थे। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताएं बेटे कितना होता है, -50 मिलीवोल्ट्स। ये हो नहीं गया था, नहीं ये नहीं हुआ। चलें, तो सबको पता है बच्चों कितने मिली वोल्ट्स होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के, -50 -70, और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के होते हैं +50 मिली वोल्ट्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका द सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स सर्किट इंक्लूड्स कितने एलिमेंट्स। अवैस बेटे अब किसी से बात ना करें, मुझसे बात करें, ठीक है। सो रिफ्लेक्स सर्किट जो है वो 4 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है बच्चों। 4 एलिमेंट्स गिनवा देता हूँ आपको, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सर ने ये क्या करा दिया। सो पहला एलिमेंट रिसेप्टर, जो पेन को फील करता है। सो रिसेप्टर पहला एलिमेंट है। उसके बाद जो एसोसिएटिव न्यूरॉन, वैसे 5 होने चाहिए, यहाँ पे आपकी बुक में 4 लिखे, उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन मिस कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट ही पहुँचा दिया। फिर वापस आता है मोटर के ज़रिए, और उसके बाद इफेक्टर रिस्पॉन्स करता है। ये 4 चीज़ें हैं, वैसे होनी 5 चाहिए। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इनकरेक्ट का मतलब है गलत क्या है। सोडियम आइंस आर 10 फोल्ड हाइयर आउटसाइड, ये नहीं आंसर हो सकता क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ठीक है। 2 सोडियम मूव आउट फॉर 3 के मूव इन, नहीं बेटा ये गलत है, उल्टा हो गया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है बच्चों। ये परसों वाले टेस्ट हैं, ये कुछ रह गए थे तो मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ बस।
24वां है इट इज़ इनकरेक्ट अबाउट हार्मोन्स एंडोक्राइन सिक्रीशन, ये तो ठीक है। इनिशिएट मेटाबॉलिज्म, ये गलत है। आपको पता है ना कि हार्मोन्स इनिशिएट नहीं कर सकते, जस्ट क्या करते हैं, ये वर्ड आप बताएं। हार्मोन्स इनिशिएट नहीं करते, जस्ट क्या करते हैं? हाँ जी, हार्मोन्स क्या करते हैं? इनिशिएट तो नहीं करते, ये जस्ट क्या करते हैं? शाबाश, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 25वां है इट इज़ अ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन, बड़े लगता है मुझे इसका जवाब गलत लगा हुआ है। नहीं, सही लगा हुआ है। इट इज़ नॉट अ स्टीरॉयड। नहीं बेटे, एक्टिवेट, हाँ एक्टिवेट कह सकते हैं, किसी मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, मजीद एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट रिएक्शन को नहीं करेंगे, एक्टिवेट प्रोसेस को करेंगे। सर फ्लू मुझे बहुत बुरी बीमारी लगती है। अच्छा जी बेटा, ये भी रेगुलेट ही करते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअलिटी को रेगुलेट करते हैं, मेल होने को रेगुलेट करते हैं, फीमेल होने को रेगुलेट करते हैं, करते ये भी रेगुलेट ही हैं, ठीक है। जिन फिनोमिनास प्रोसेस से मेल ने मेल बनना है उनको रेगुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन, एपिनेफ्रीन। अगर एपिनेफ्रीन स्टीरॉयड नहीं है तो बच्चों ये क्या है बताएंगे? एपिनेफ्रीन, यस, अमीनो एसिड और उसके डेरिवेटिव की एग्जांपल में लिखा हुआ है। एस्ट्रोजन भी स्टीरॉयड है, प्रोजेस्टेरोन भी स्टीरॉयड है, टेस्टोस्टेरोन 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन भी स्टीरॉयड हार्मोन है। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन। एपिनेफ्रीन पॉलीपेप्टाइड है कि अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है? अमीनो एसिड का डेरिवेटिव बेटे, पॉलीपेप्टाइड नहीं है। मैं सही कह रहा था रमीज बेटे, सही करें इसको। विच इज द नॉट द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का कौन सा फंक्शन नहीं है? ग्लाइकोजन हाइड्रोलिसिस ग्लूकागोन करता है ताकि ग्लूकोज बने, लिपोलाइसिस भी कराता है ताकि लिपिड से ग्लूकोज बने, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है ताकि ग्लूकोज बने। क्या नहीं कराता? प्रोटीन नहीं बनाता ताकि प्रोटीन ना बन जाए ग्लूकोज से। ग्लूकोज कम नहीं करवाना, ग्लूकागोन ने ग्लूकोज को बढ़ाना है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डेल्टा। 27वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में क्या सही है? इनहिबिट ग्लाइकोजन हाइड्रोलिसिस, नहीं, बल्कि वो हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट नहीं बल्कि एक्टिवेट करता है ताकि इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर दे। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, सारे काम करता है बेटे, सारे काम करता है, सारे ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को रोक देता है। मैं समझा करवा रहा, रोक देता है, सारे काम कर रहा है। ऑल ऑफ दिस, इन सब से ग्लूकोज का लेवल कम होगा। सर आप किसी दिन ग्रैंड टेस्ट लें जितना पढ़ाया अब तक सो फार। जी बेटे, मैं एक और रिवीजन टेस्ट लूंगा, उसके बाद ग्रैंड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑल आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों काम करने से ग्लूकोज का लेवल कम होगा जो इंसुलिन कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉज बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन, नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, नहीं, बोथ नहीं। इंसुलिन के ज़्यादा प्रोड्यूस होने से हाइपोग्लाइसीमिया, जितना इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगा ग्लूकोज को वो कम करेगा, और ग्लूकोज अगर बहुत ही कम हो गया तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। जी बेटे, ऑल कह दिया है, तीनों करता है। रमीज डोंट आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चन, अदरवाइज मुझे बुरा लग जाएगा। 29th MCQ है मेजर एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, बीटा सेल, ये मेजर हैं, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज इंस्पाइडस इज कॉज बाय, ज़्यादा यूरिन क्यों आता है? ज़्यादा यूरिन का मतलब है यूरिन में ज़्यादा वाटर क्यों है? जितना वाटर ज़्यादा होगा उतना यूरिन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ज़ाया वाटर ज़्यादा होगा तो वो एडीएच की कमी से होता है। जितना एडीएच कम होगा ना, रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, वाटर ज़ाया होगा और यूरिन वो बार बार आएगा।
यूरिन जो है ना बार बार ब्लेडर फिल हो जाएगा, बार बार यूरिन। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? गैमा क्यों नहीं हो सकते बेटे, जो कह दिया सबसे मेन हार्मोन है ही इंसुलिन, ठीक है, इसलिए है बेटा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेस्ट? नहीं तो कल वाले टेस्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वैसे मुश्किल तो नहीं था कल वाला टेस्ट भी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? यस, वन क्वेश्चन, यस आस्क प्लीज, हरी अप। अरे बॉडी में वाटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो तो हमें इतनी प्यास क्यों लगती है? नहीं लगती बेटे, जब वाटर ऑलरेडी ज़्यादा हो तो प्यास नहीं लगती। When auxins are used along with cytokinins on shoots, they promote bud initiation, promote bud dormancy, inhibit। यानी आप कह रहे हैं कि आप ऑक्सिन भी यूज़ करें और साथ में साइटोकिनिन भी यूज़ करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा? आपने टेबल बनाया? क्यों भाई, आपने टेबल बनाया? जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको ये खुद ही आंसर जो है ना आंसर मिल जाएगा। खैर, जो यहाँ पे आंसर होगा प्रमोट, वैसे बर्ड इनिशिएशन को ऑक्सिन भी प्रमोट करता है और साइटोकिनिन भी प्रमोट करता है, अल्फा आंसर हो सकता है, लेकिन सम टाइम ऑक्सिन जो है ना वो साइटोकिनिन के अगेंस्ट चला जाता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन सम टाइम्स ये साइटोकिनिन के अगेंस्ट चला जाता है और बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट नहीं करता। तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बर्ड डोरमेंसी के बारे में देख लेते हैं कि उसके बारे में दोनों क्या कहते हैं। तो साइटोकिनिन्स के अंदर भी बर्ड इनिशिएशन की प्रमोट ही है। ठीक है बच्चों, ए ही बनेगा, ठीक है, ए ही बनेगा। ले बच्चों, ए आंसर बनेगा क्योंकि दोनों ही इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटे? बेटे वो एक क्वेश्चन किया था ऊपर, मैंने उसका जवाब दिया, ठीक है, ये आपसे रिलेवेंट नहीं है, आप इग्नोर करें, ठीक है। वो हाँ जी, आपको कौन सा लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया वो मुझे बताएं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। लास्ट कौन सा है? वीडियो का कोई एरर नहीं है बेटे। साइटोकिनिन सिलेबस नहीं बेटे, वो किसी और का एमसीक्यू पूछ रही थी, मतलब उसको लगता है किसी और बुक में ये एमसीक्यूज मिला था तो वो इसलिए। ठीक है, चलें बेटे कल के एमसीक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, 3 ही हार्मोन्स हैं, आप सबके पास एमडी कैट का सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास नहीं है ना वो डाउनलोड कर लें, पहले ही मैंने कहा था। कल में पहला एमसीक्यू है द पार्ट विच मेक्स द टेल ऑफ क्लोरोफिल। बेटो जल्दी जल्दी आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और इसको ख़त्म करते हैं। टेल कौन बनाता है, इनको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, ये चूंकि रिवीजन टेस्ट है, ये सारा हमने डिटेल किया हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। फाइटोल, ठीक है, टेल कौन बनाता है बच्चों? फाइटोल। मेरा वाला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है सर। बेटे कौन सा, अब आपका क्वेश्चन नहीं मुझे मिल रहा। नहीं बेटे, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आई। डायबिटीज इंस्पाइडस के बारे में, अच्छा बेटे जब ज़्यादा यूरिन आता है ना, ज़्यादा यूरिन आता है तो उसको डायबिटीज इंस्पाइडस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका नेफ्रॉन अंकल है ना, नेफ्रॉन, ये बच्चों नेफ्रॉन है, इसकी ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों इसकी ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक वाटर जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होता है। जितना वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बाहर निकल आएगा, बैक टू दी किडनी हो जाएगा, बैक टू दी किडनी, उतना यूरिन गाढ़ा बनेगा। देखे ना सारा ये यहाँ से यूरिन जा रहा है ना, ये यूरिन है, इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यूरिन है, यूरिन में से सारा पानी निकल वापस किडनी में चला गया बैक। तो यूरिन के अंदर पानी कम है तो यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है एडीएच ने। तो जितना एडीएच ज़्यादा आएगा उतनी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी और यूरिन गाढ़ा बनेगा। यूरिन क्या बनेगा, गाढ़ा। ज़्यादा एडीएच आने से ज़्यादा पानी किडनी में वापस चला जाएगा, ब्लड में वापस चला जाएगा। लेकिन अगर एडीएच कम होगा तो इतना यूरिन वापस नहीं जाएगा। यूरिन कहाँ पे जाएगा, यूरिन में जाएगा, बैक टू दी किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन में ही रहेगा। तो इतना ज़्यादा पानी यूरिन में होने की वजह से यूरिन डिल्यूट पतला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा यूरिन पैदा होगा। इतने ज़्यादा यूरिन को डायबिटीज इंस्पायर्स कहते हैं, यानी बार बार यूरिन आएगा, ज़्यादा पानी है ना इसलिए। हाँ जी, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? स्टमक मैकेनो रिसेप्टर कैसे हैं बेटे? स्टमक किसको डिटेक्ट करते हैं? भूख को करते हैं ना, मैकेनिकल चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। तो भूख क्या है सर? सही सही आपने समझाया था सर। ओके, नाउ क्लियर। ओके, एडीएच हार्मोन आपके सिलेबस का हिस्सा है। चलें ठीक है, क्लियर हो गया। ले बच्चों नेक्स्ट आपका है, आपको पता है आपका स्टमक जो है ना मूव कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा होता है। जब ये हंगर पेंग होती है ना, हंगर पेंग कॉन्ट्रैक्शंस, वो जो मैकेनिक्स है बेसिकली चल रही होती है, इसलिए उनका नाम रखा हुआ है कि मैकेनो रिसेप्टर्स। चलें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज आर? तो आंसर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तीसरा एमसीक्यू, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज आर ड्यू टू देयर वेरिएबल रीजन। स्पेसिफिक क्यों होती हैं वो? वेरिएबल रीजन की वजह से होती हैं, ठीक है जी। पेट में चूहे दौड़ते रहते हैं इसलिए। सर आप बहुत, वो चूहे क्यों दौड़ रहे होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना आपकी बॉडी के मसल्स, स्टमक के मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट है वो मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको याद ना हो तो मुझे तो याद है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू बेटे। अभी मेरा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा भूख से। बेटे आप मिट्टी खाएं जाके, ठीक है, मिट्टी खाएं। बेटे नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स द बॉडी एंड ट्रिगर ह्यूमन रिस्पॉन्स। बाहर से कोई भी चीज़ एंटर होती है जिसको बॉडी सेल्फ नहीं समझती, फॉरेन समझती है, वो एंटीजन होती है। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नन। क्योंकि वो तो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको कोई फाइनली एक्सेप्ट नहीं करता, घूमते रहते हैं ना, तो इसलिए आंसर होगा नन, बिकॉज वो घूमते रहते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर इज, ये बड़ा आसान सा एमसीक्यू है, रब इसको। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? हाँ जी, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है हमारी पूरी दुनिया में, नेचर में? बेटे कंपाउंड, प्रोटीन पूछा, ऑक्सीजन प्रोटीन है? ये कौन पूछ रहा है? हाँ वो ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा, ये कौन पूछ रहा है यार? क्या क्या करते हैं आप? प्रोटीन पूछा हुआ है। हाँ जी, प्रोटीन ऑक्सीजन थोड़ी है। नहीं जी, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? वाटर है, शाबाश। विच द फॉलोइंग इज प्लाज्मा प्रोटीन? अल्ब्यूमिन भी है, फिब्रिनोजिन भी है, इम्यूनोग्लोबिन, ऑल आर दी प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, अगर बात होती है हीमोग्लोबिन की तो ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ये रेड ब्लड सेल की प्रोटीन है। मायोग्लोबिन भी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, वो मसल्स की प्रोटीन है। इसलिए तमाम प्रोटीन प्लाज्मा की नहीं है, ध्यान से ज़रा है। किसी भी प्रोटीन का नाम हो भाई ये भी प्लाज्मा, ये भी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
उसके बाद है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी अराइज फर्स्टली फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा? कोरोनरी आर्टरी। वो जो एओर्टा मैंने बनाई थी ना, जब वो मुड़ती है आर्क बनाती है, किसी को याद है? आर्क में से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं एओर्टा की, अगर आपको याद हो? वो जो आर्क होती है एओर्टा की, उसमें से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं? 3, शाबाश। उस आर्क बनने से पहले ही कोरोनरी आर्टरी निकल चुकी होती है पीछे वाली साइड से, जो कि बना नहीं सके थे हम क्योंकि बहुत गंदा लगता। उस आर्क से पहले ही, फर्स्टली का मतलब है सबसे पहले, उस आर्क से पहले ही बेस से कोरोनरी आर्टरी अराइज हो चुकी होती है। उसके बाद सो कोरोनरी आर्टरी पहले अराइज हुई या आर्क पहले बनी? कौन पहले बना? दिल के स्ट्रक्चर में ना कोरोनरी आर्टरी को शो नहीं करते क्योंकि वो ना पीछे की जानिब बनाना चाहिए, पिछली वाली साइड से। हाँ जी, कोरोनरी पहले आई कि आर्क पहले बनी? शाबाश, कोरोनरी पहले आई। उसके बाद नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज इन्फ्लेमेशन। शाबाश, जिन बच्चों ने जवाब दिया वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। स्टार मिले आपको मेरी तरफ से, स्टार। 5 स्टार, 6 स्टार, स्टार ही स्टार। तो बच्चों आंसर है हिस्टामिन। और एंटी कोगुलेंट कौन है जी? हेपारिन है। ब्लड क्लॉटिंग कौन है? फिब्रिन है। ऑस्मोटिक प्रोटीन कौन है? एल्ब्यूमिन है। तो सारी प्रोटीन के मैंने आपको इंट्रोडक्शन, नाम और अब्बू का नाम बता दिया। द फॉलोइंग वेसल कंटेन लिम्फ। इनमें से किसमें लिम्फ होगा? सिंपल सा है, लैक्टियल में लिम्फ होगा, बिकॉज लैक्टियल ये लिम्फेटिक सिस्टम की नाली है। और ये कहाँ होती है लैक्टियल, कोई बताएगा? लैक्टियल कहाँ होती है? शाबाश, ये इंटेस्टाइन के विलाय में होती है। कहाँ होती है? इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में, ड्यूडेन इलियम में। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा? ऑर्गेनिक। प्रोटीन ऑर्गेनिक होती है, बाकी चीज़ें इनऑर्गेनिक है। विच द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन? ग्लोबुलर ये तो ठीक है, फाउंड इन आरबीसी ये भी ठीक है, ऑर्गेनिक हीम एंड इनऑर्गेनिक आयरन ये भी ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये गलत है क्योंकि एक हीम एक O2 को कैरी करता है। एक हीम एक O2 को कैरी करता है। इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी क्योंकि लास्ट टाइम इसके टेस्ट में की गलत थी, याद आ गया ना? ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन, ये पूरा हीमोग्लोबिन है। इसके अंदर भी हीम ग्रुप है, इसके अंदर भी हीम ग्रुप है, इसके अंदर भी हीम है, इसके अंदर भी। हर हीम एक O2 के साथ बाइंड करता है, हर हीम एक O2 के साथ बाइंड करता है। तो एक हीम एक ही O2 के साथ बाइंड करेगा तो चारों हीम 4 O2 के साथ बाइंड करेंगे। और एटम्स कितने हो जाएंगे? इस पे तो है ना आप लोगों की गलत थी। एटम टोटल हीमोग्लोबिन के 8 ऑक्सीजन एटम होंगे और एक हीम के पास 2 ऑक्सीजन के एटम हिस्से में आए। ठीक है, तो एक हीम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेकिन एटम 2 हैं। पूरा हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेकिन एटम्स 8 हैं। आईडी वाली पिक्चर क्या बेटे, इस तरह की बातें ना करें। ले बच्चों नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इनहेल्ड एयर इज वेरिएबल। तो वाटर वेपर आपको पता है वेरिएबल होते हैं, ठीक है। की गलत होने का फायदा ये है कि वो दोबारा गलत नहीं होता। वाह क्या पॉइंट है, इसका मतलब सबकी की गलत होनी चाहिए क्यों भाई? ले बच्चों, वाटर वेपर है आंसर, सिंपल सा, क्योंकि वाटर वेपर कभी खुश्क जगह पे हवा हम इनहेल करते हैं, कभी गीली, तो कोई फिक्स चीज़ नहीं है। विद द फॉलोइंग प्रोवाइड एनर्जी फॉर एसेंट ऑफ सैप। ये तो आप लोग ही बताएं। हाँ जी, एनर्जी कहाँ से आती है एसेंट ऑफ सैप के लिए? शाबाश, ये आती है ट्रांसपिरेशनल पुल से। उसके बाद नेक्स्ट है डैश क्लोज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल, पता क्यों? ताकि वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर ना चला जाए। ये कल किसी ने पोस्ट की हुई थी, कौन है बच्चों वो? कल ये वाला एमसीक्यूज किसने पोस्ट किया हुआ था? किसी को इतराज था, उसने आज के दिन का वेट नहीं किया। हु वॉज दैट? लें जी, अगर आर्टरियो वेंट्रिकुलर क्लोज ना हो तो बेटे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से दोबारा ब्लड ऊपर ना चला जाए।
जब कोई चीज़ सिकुड़ती है, दबती है ना, तो उसके अंदर से चीज़ें जहाँ सुराख हो वहाँ जाएंगी, जहाँ भी सुराख मिले। चलें, कोई बात नहीं, ध्यान किया करें, ठीक है। क्लास में पूछ लिया करें, पोस्टें ना लगाया करें इस तरह की। ले मुझे नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर हो गया एवी वॉल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। स्पेक्ट्रम विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ अब्जॉर्ब लाइट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इज द व्हाट, इज द एक्शन स्पेक्ट्रम, सिंपल सा है। लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल इज पोरफेरिन, ठीक है बच्चों। लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट कौन सा है जी, पोरफेरिन। पोरफेरिन में कितने रिंग्स होते हैं, 4, कौन से, पायरोल रिंग्स, याद आ गया। और पोरफेरिन रिंग का सेंट्रल एटम कौन सा है जी, मैग्नीशियम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट, बाइकार्बोनेट आयन नहीं कर सकता, ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है तो ही तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करती है तभी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हाइड्रोजन आयन बाइंड करते हैं तो वो पीएच वगैरह की डिस्टर्बेंस से फ़र्क पड़ता है। तो बाइकार्बोनेट आयन नहीं बाइंड होते, वो प्लाज्मा में ही घूम रहे होते हैं। तो उसका बोथ वाल्व क्यों नहीं है बेटा, दोनों बंद हो गए तो फिर एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में खून कैसे जाएगा, वो बाद में बंद होते हैं, पहले आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद होते हैं। बेटे लब और डब आवाज इकट्ठी आती है कि लब डब करके आती है, इकट्ठी नहीं ना आती, लब डब करके आती है, गैप होता छोटा सा, इतना ही फर्क होता है उनके बंद होने में, एक साथ नहीं बंद होंगे, पहले ऊपर वाले बंद हो जाएंगे उसके बाद वो सेमी ल्यूनर बंद होंगे। बेटे इफेक्टिवनेस एक्शन स्पेक्ट्रम ही शो करता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अब्जॉर्प्शन करता है, इफेक्टिवनेस को शो नहीं करता। ले बच्चों, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब बाय हीमोग्लोबिन एट 120, तो ये मैक्सिमम सैचुरेशन होती है बच्चों, इसका आंसर होगा 20 ml। ये आमतौर पर पॉसिबल होती नहीं है, लेकिन अगर इतनी टेंशन हो तो 20 ml 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व एसिडिफिकेशन, यानी हाइड्रोजन आइंस को बाहर कौन लेकर जाती है, लाइट। तो ये आपने पढ़ा, ब्लू लाइट लेकर जाती है, ठीक है। एसिडिफिकेशन का मतलब है पीएच कम कर देती है, हाइड्रोजन आइंस ले जाती है एनवायरनमेंट के अंदर से निकाल के। द केमिकल नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट, ये तो बुक की लाइन है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है और ये सरफेस टेंशन को, दबाव को कम करता है, क्योंकि बाहर से आने वाली हवा का दबाव ज़्यादा होता है, तो बच्चे के अल्वुलाई समटाइम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते जब वो जल्दी पैदा हो जाते हैं। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट एक्ट एज कैरियर, फेरोडॉक्सिन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 में है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 में है, फेरोडॉक्सिन। हाँ जी, शाबाश, 2 में है, वेरी गुड। इन करप्ट साइकिल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन, फ्यूमरेट के अंदर बच्चों ऑक्सीडेशन तो होती है लेकिन मज़ीद कार्बन कम नहीं होता, पोटाशियम कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स डैश व्हेन स्टोमेटा इज अबाउट टू क्लोज, डिक्रीज, कम होंगी तो पानी निकलेगा ना, जब पानी निकलेगा तो स्टोमेटा बंद होंगे। डैश अपीयर एज स्कार्स ऑफ स्मॉल प्रोट्रियन, ये तो मैंने पहले भी दिया था, लैंडी सेल्स हैं और ये ऐसे सेल्स पे मुश्तमिल हैं जिनकी वॉल्स बहुत बारीक हैं। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पिरेटरी चेन इज ऑक्सीजन, आखिरी जो एक्सेप्टर है तीसरा, पहला है प्लास्टो कोएंजाइम क्यू, ठीक है। और उसके बाद 3 कैरियर्स हैं, 4 BCA&A3 और आखिर। लें बच्चों, नेक्स्ट है आपका, इन रेस्पिरेटरी चेन ईच NADH प्रोड्यूस 3 ATP और अगर FADH हो तो 2 ATP, सिंपल। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पहले पायरुविक एसिड बनता है फिर वो मजीद ब्रेकडाउन होकर कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बना देता है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लैंडी सेल, कितने परसेंट, 1 से 2%, 1 से 2%, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ फ्रेश एयर इज अबाउट 200 ml पर लीटर, यही पुराना MCQ दोबारा दिया मैंने।
ड्यूरिंग एक्सेलेशन द डायफ्राम, एक्सेलेशन में चूंकि वॉल्यूम कम करना होता है तो डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, रिलैक्स होकर ऊपर उठ जाता है, वो मोर डूम लाइक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? मोर डूम लाइक। डब साउंड इज प्रोड्यूस बाय, डब आवाज जब ही आती है बच्चों सर फेरोडॉक्सिन इन 1, नहीं बेटे फेरोडॉक्सिन 2 में होता है। ये कौन है फेरोडॉक्सिन? बेटे फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 में है। आप दोबारा मेरा लेक्चर देखें, डायग्राम देखें जाके। तो जब भी आवाज़ आती है दरवाज़ा बंद करने से ही आती है, सो सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने से डब आवाज़ आती है। और आर्टरी और वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होने से, जब 2 वॉल इकट्ठे बंद होते हैं फिर 2 वॉल इकट्ठे बंद, तो 4 वॉल 2 मरतबा बंद होते हैं, 4 मरतबा नहीं होते। कार्डियक साइकिल इज इनिशिएटेड बाय द पेस मेकर, पेस मेकर सबको पता है ऐसे नोड है। सेमिलुनर वॉल बता दें बेटे, मेरा लेक्चर सुनने बड़ी लंबी स्टोरी है सेमिलुनर वॉल, ठीक है। पोटाशियम आयन वाला एमसीक्यूज, बेटे पोटाशियम आयन आपको पता है कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं अपनी तो वाटर पीछे आ जाता है, जब वो अपनी कंसंट्रेशन कम करते हैं तो वाटर चला जाता है, सिंपल सा। जब पोटाशियम आयन गार्ड सेल में आएंगे तो पानी आ जाएगा, जब और गार्ड सेल श्रिंक टर्जिड हो जाएंगे, जब पोटाशियम चले जाएंगे तो गार्ड सेल, पानी भी चला जाएगा गार्ड सेल से तो वो वापस श्रिंक हो जाएंगे। तो जब पोटाशियम आता है तो पानी आता है, पोटाशियम जाता है तो पानी जाता है, ऐसे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होते हैं, सेमिलुनर वॉल कौन से होते हैं बेटे? जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे होते हैं। चलें बता ही देता हूँ, फिर क्या याद करेंगे। ये देखें, ये दिल है आपका, ठीक है, ये दिल है, ये 2 एओर्टा हैं और ये 2 वेंट्रिकल्स हैं। यहाँ पे जो वॉल है ये ट्राइकस्पिड है, ये जो वॉल है ये बाइकस्पिड है, इनको तो आप कहते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल। लेकिन वेंट्रिकल से खून कहाँ जाता है? आपको बताया था मैंने, ये जाता है पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए, टी बनती है, ये जो टी बनती है ना, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये क्या है? पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी। इसकी बेस पे जो वॉल्व है ना, ये वाला, ये जो वॉल्व है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वॉल्व है, दिस इज द सेमिलुनर वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ऐसे एओर्टा के जरिए ऊपर उठता है, ठीक है। तो इसकी बेस पे भी ऐसे वॉल्व है ताकि जो ब्लड एओर्टा में चला गया वो वापस ना आए। ये 2 वॉल सेमिलुनर वॉल हैं। इज इट क्लियर? जो वेंट्रिकल से वापस आने के लिए रोकते हैं, वेंट्रिकल में ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। इज इट क्लियर? किसने पूछा था? व्हिच आर द फॉलोइंग सप्लाइज ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन? राइट वेंट्रिकल। और बॉडी को कौन भेजता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन्हीं दोनों की बेस पे सेमिलुनर वॉल है, ठीक है, इन्हीं दोनों के पास सेमिलुनर, बेस तो इनकी नाली है लेकिन इनके पास ही है, इनके जंक्शन पे। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डैश इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये बड़ी डिटेल से समझाया था आपको, चंगी तरह जो है ना इसके ऊपर मिर्च मसाले लगा के इसकी डिस्कशन करवाई हुई है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट बाय टी लिम्फोसाइट, और अगर ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता तो बी लिम्फोसाइट होता, ठीक है। प्लास्मोफिल आपको पता 2 काम करते हैं, हेपारिन या हिस्टामिन रिलीज करते हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स में कोई कंपैरिजन बताएगा? बगैर बुक से देखें ईमानदारी के साथ। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फंक्शन उनका सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस भी है। हाँ जी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स को कंपेयर करें, बगैर बुक से देखें ईमानदारी के साथ, वरना अल्लाह तो देख ही रहा है ना। हाँ जी, शाबाश। न्यूट्रोफिल माइक्रोफेजेस, हाँ कह सकते हैं न्यूट्रोफिल, शाबाश, छोटे पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस करते हैं और मोनोसाइट्स बड़े पार्टिकल्स को करते हैं, लेकिन मोनोसाइट्स डायरेक्ट नहीं करते, वो पहले मैक्रोफेज बनते हैं फिर वो फैगोसाइटोसिस करते, ठीक है। यस, स्मॉल और लार्ज का फर्क है। ब्लड माइनस ब्लड सेल्स इज वेरी मच यू नो प्लाज्मा। डैश क्लोज आफ्टर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है
तो सेमिलुनर वॉल, अब सेमिलुनर वॉल बंद होते हैं और आवाज़ कौन सी आती है? डब। तो डब से आप पता लगाएंगे कौन से वॉल बंद हुए हैं। ठीक है, तो सेमिलुनर वॉल। स्किन एंड म्यूकस आर दी डैश लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अच्छा स्किन तो समझ आती है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, म्यूकस कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है? मैंने बताया था म्यूकस उनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो डायरेक्ट स्किन के बगैर डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। मसलन नाक से कोई अंदर चली गई है चीज़, ये जो दो कह रहे हैं ये गलत है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो नाक से हवा जा रही है उसको तो स्किन नहीं ना आगे मिल रही, उसके आगे तो स्किन नहीं आ रही। जो मुंह से चीज़ खा रहे हैं वो तो स्किन से नहीं होके जा रही ना, तो ऐसी चीज़ों के लिए म्यूकस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूक्लियस ऑफ अ बेसोफिल हैव टू लूब्स, बाई लूब्ड होता है। सो बच्चों इसका आंसर होगा हैव टू लूब्स। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? सर आपने एम कैट एग्जाम दिया था? जी बेटे मेरे ज़माने में ना एम डी कैट नहीं था, एम कैट था। मैंने 3 साल लगातार एम कैट दिया था। ठीक है, 3 साल लगातार एम कैट दिया। अब ये नहीं पूछना कि क्या हुआ है। अल्ट्रा प्रो मैक्स हो, वो तो ये आजकल ना वो चल रही है ऐड, लिखा होता है ये मुक्का है और ये वाला जो बीच वाली उंगली आगे करके मुक्का बनाते हैं ये अल्ट्रा प्रो मैक्स मुक्का है। मुझे ये ऐड याद आ गई आपके अल्ट्रा प्रो क्लियर से। सर हम समझ गए क्या हुआ। जी बेटे मैंने ना तैयारी कम की थी, ये जो है ना तीनों मरतबा सोचता कि अब तैयारी करूँगा, लेकिन फिर तैयारी करने से पहले ना ढीला हो जाता। पोटाशियम रिमेन सेम व्हेन अबाउट टू क्लोज। क्यों नहीं सर जी? हैं ऐ की लिखे है अबाउट टू क्लोज, ये तो मैंने पूछा ही नहीं था एमसीक्यूज। फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मैंने ये गलती की है तो मैं अपने बच्चों को ये गलती करने नहीं दूंगा, उनको समझाऊंगा भाई आपने तैयारी में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। मैं ना टेस्ट होता था टेस्ट दे देता ही नहीं था, मैं तो कल तैयार करूंगा, परसों करूंगा, परसों करूंगा। ठीक है, तो मैं आज का काम कल पे छोड़ता रहा तो फिर ये मसला हो गया। हर साल यही सोचता, अब तो बस दूसरा काम रोज़ करूंगा, नहीं हुआ। ठीक है, आप में कितने मार्क्स थे एफएससी में? 914। हिफ्स भी किया हुआ ना मैंने, तो फिर मुझे नंबर एक्स्ट्रा। वैसे 894 थे ओरिजिनल असली नंबर। चलिए बच्चों आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सर पोटाशियम आयन वाला दोबारा पढ़ा दें? बेटे पढ़ा तो दिया मैंने, 3 मरतबा पढ़ा दिया। अब आपके साथ क्या करें? ये लें, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये दूसरा गार्ड सेल है। जब पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज करती है, ये देखिए ये अंदर आ रहे हैं गार्ड सेल, इंक्रीज कर रही है ना इनकी परसेंटेज, इंक्रीज कर रही है तो पीछे पीछे वाटर भी आ जाता है। एंडोस्मोसिस के ज़रिए वाटर भी आ जाता है। वाटर के आने से ये गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इनके फूलने से इनके दरमियान स्पेस जो है ना वो आ जाती है और ये पोर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब पोटाशियम आयन चले जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन अंदर डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। तो जब ये वापस पोटाशियम आयन बाहर चले जाएंगे, बाहर जाने का मतलब ये है कि गार्ड सेल में पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। फिर पानी भी निकल जाएगा, पानी भी जब निकल जाएगा तो ये दोबारा से पहले जैसे हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। ठीक है, चले इंशाल्लाह बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह मंडे को होगी, उम्मीद तो यही है। तो मंडे तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल करें, मेरे लिए दुआ करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फिर से वो हो गया, फ्लू हो गया, दुआ करें। तो सर अब तो आप बायोलॉजिस्ट अब ट्राई करें। नहीं बेटे अब मैं साइंटिस्ट ही ठीक हूँ। ठीक है, मैं रिसर्च में बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ
और डॉक्टर बना बना के भेज रहा हूँ। तो बच्चों इंशाल्लाह मिलेंगे। सर मुझे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वाला क्लियर नहीं हो रहा। बेटे आप ना चाय पिए जाके, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको मैं डिटेल से दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलें बच्चों, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।